उम्मीद करके आए थे कि शायद इतने जागरूक लोग नहीं होंगे, पर ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर लोग जागरूक हैं। और खासकर माता जी जो है, जो अपनी उम्र में 3 पड़ाव में पार कर चुकी है, ये पर्याप्त जागरूक है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने आपकी तारीफ भी की है, बहुत अच्छी बात है कि आप जागरूक हैं। आप जागरूक हैं, मैंने आपकी तारीफ की। हर देश को चलाने के लिए 2 प्रकार के नियम होते हैं। एक होता है समाज का नियम, एक होता है विधि का नियम। जो समाज का नियम होता है वो घर में चल सकता है, और जो कानून होता है, विधि का नियम, जिसको कहा जाता है कानून, कानून का नियम अगर नहीं आप पालन करेंगे तो उसके लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। इसी तरीके से साक्षरता 2 प्रकार की होती है। एक साक्षरता वो जो आप स्कूलों में पढ़ते हैं, इसमें पढ़ना लिखना, अपनी बातों को कहना समझना, जहाँ तक वो सीमित रहती है। और इसके आगे शिक्षित एक साक्षरता और होती है, जो है ये विधिक साक्षरता। विधिक साक्षरता का अर्थ ये होता है कि हम अपने अधिकारों को, कर्तव्यों को कैसे लागू करा पाए, किस फोरम पे जाएं, इसको समझने के लिए जो साक्षरता होती है, जानकारी होती है, उसको विधिक साक्षरता कहा जाता है। देश में पहले भी सरकारों ने साक्षरता अभियान चलाए, बहुत फूल चलाते आ रहे, और उसके तहत लोग पढ़ने में चालू किए। जब मैंने बताया कि यहाँ सब पढ़े लिखे, सब पढ़े लिखे होने के बावजूद एक शासकीय कर्मचारी के सामने खड़े होने में हम सब डरते हैं। ये हकीकत है। अगर हम जमीन खरीद रहे हैं तो जमीन का खरीदने के बाद नामांकन कराना है, कि शायद 100 रुपया सबको मालूम है, पर एक समाज में सब एक परंपरा ये है, अधिकतर जगह में लोग ये भी पता नहीं होता कि हमको नामांकन कराना है। अगर नामांकन कराना है तो उसके लिए उचित फोरम कौन सा है। हम पटवारी के पास जाते हैं, उसको बहुत मिन्नत करते हैं और बोलते भाई हमारा नामांकन कर दो, जबकि ये पटवारी का कर्तव्य है कि जमीन बिकने के तुरंत बाद वो नामांकन करें। पहले ये जो अधिकार है वो ग्राम सभा को दिया गया था नामांकन का, शायद अभी वो अधिकार थोड़ा कर लिया गया, उसमें भी हमारी गलती है। अगर हमारे ग्राम पंचायत की बॉडी या जो संस्था है, अगर वो विधि से नियम से काम करती तो शायद वो अधिकार ग्राम पंचायत पर रहता, पर कई प्रकार के लिखित अलिखित कारणों के कारण उसमें कहीं न कहीं एक तो अशिक्षा है, दूसरा थोड़ा सा भ्रष्टाचार कर रही है। लोग कई बार गलत जमीनों को गलत ढंग से नाम सुनाना चाहते हैं, जिसके लिए अपने सरपंच का या पंच का, उसके ताल्लुकात का दुरुपयोग करते हैं, जिसके कारण वो अधिकार उसने छीन लिए। अब वो अधिकार तहसीलदार के पास है। पटवारी के पास ये अधिकार नहीं वो नामांकन कर दे। पटवारी के पास केवल ये अधिकार है कि वो आपकी आवेदन को लेके तहसीलदार साहब को जाकर बता दे कि नामांकन होना है। जमीन खरीदने के बाद अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप पता होगा उसको बोलते हैं फौजी नामांकन। यहाँ पर क्या बोलते हैं, फौजी नामांकन होता है। मतलब किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसकी जमीन उसके वारिसों में, उसके लीगल वारिसों में बांटने के लिए फौजी नामांकन होता है। इसी प्रकार से घर में जब बंटवारा होता है तो हमारा समाज का नियम तो ये था कि बंटवारा कैसे करते थे, पिताजी बता दिए ये तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी है। लेकिन कानून उस बंटवारे को मान्यता नहीं देता। कानून केवल उस बंटवारे को मान्यता देता है जब उस आपके मौखिक सहमति के अनुसार वो बंटवारा लिखित में आ जाए। लिखित में होने के बाद उसका अलग पट्टा बन जाए, पुस्तिका बन जाए, अलग खसरा खतौनी बन जाए। ये कुछ चूकें ऐसी हैं जो पूरे विवाद को जन्म देती है। 4 भाई हैं, एक 3 भाई को अच्छे से जमीन ले लिए, चौथा भाई मान लीजिए नशे में अपने जमीन बेच दिया। बाद में अगर नामांकन नहीं हुआ है तो चौथा भाई कोर्ट जाके केस करेगा। उसके बाद कारण क्या होता है, बाकी जो 3 भाई हैं, 3 परिवार है, वो परेशान होते हैं। फिर वो कोर्ट में इसी तरीके से पाते कि हमारा बंटवारा आज से 40 साल पहले हो गया था और साहब ये हमको अलग अलग मिल गया। उसके लिए क्या जरूरी है, हमारा कानून ये कहता है कोई भी समव्यवहार या कोई भी ट्रांजैक्शन वो लिखित में हो, और लिखित में हो और उसकी एंट्री कहाँ पर हो, सरकारी दस्तावेजों में हो। यह हमारा कर्तव्य है कि हम कोई भी समव्यवहार करें किसी प्रकार का, उसकी एंट्री सरकारी दस्तावेजों में कराएं। और इसी से एक छोटा उदाहरण है, पंकज ने बताया कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस,
लाइसेंस क्या है? लाइसेंस केवल ये प्रमाणित करता है कि आपसे बैजन बनती, हो सकता है बैजन बनती हो, अच्छी बनती हो, पर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो कानून में यह माना जाए कि आप बैच जाते नहीं बनती। और अगर आपकी गलती नहीं भी है तो अगर दुर्घटना होगी तो केवल इस आधार पर कि आपका लाइसेंस नहीं है, सजा आपको भी होगी। एक तो ये आपराधिक पहलू हो गया। दूसरा क्षतिपूर्ति का पहलू ये होता है कि हमारे देश में बीमा कंपनी के नियम बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत हर गाड़ी का बीमा होना आज की डेट में अनिवार्यता कर दिया गया है। गाड़ी का बीमा होने का फायदा क्या होता है? यदि मान लीजिए गलती किसी की भी है पर उस व्यक्ति को जो उस दुर्घटना से उसको क्षति पहुंचती है या कई बार कोई मर भी जाता है, उसके परिवार वालों को एक मुक्त राशि बतौर क्षतिपूर्ति मिलती है। अगर आपकी गाड़ी का बीमा है, अगर आपके पास वैध लाइसेंस है, तो उसका जो प्रतिपूर्ति है, जो कंपनसेट है, वो बीमा कंपनी करेगी, नहीं तो वो पैसा आपको खुद देना पड़ेगा। अभी सामान्य स्थिति में कोई आदमी मरता है, एक सामान्य हैसियत वाला व्यक्ति, वो लगता है 5-7 लाख रुपये बीमा हो, लेकिन अगर हमारे साथ कोई मर जाता है किसी गाड़ी से तो वो राशि 1 करोड़ से ऊपर की हो सकती है। और जिस व्यक्ति के नाम गाड़ी रजिस्टर्ड है वो व्यक्ति पैसा का नहीं दे पाएगा तो उसकी गाड़ी, उसके घर, उसके ट्रैक्टर, खेत को बेच के पैसा उसको लाता है। इसलिए मेरा अनुरोध सबसे पहला ये है, कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को बगैर बीमा के मत चलाए। दूसरी चीज, बच्चों को गाड़ी चलाने मत दें। क्यों? इससे एक तो दुर्घटना का संभावना रहती है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नुकसान है, और दूसरी चीज आपको आर्थिक क्षति होती है। अभी किसी हमारे गुजरात जी ने बताया नशे के बारे में, नशे के बारे में काफी कुछ बताया, पर इसमें केवल मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि इन सब वस्तुओं के नशे के अलावा अभी जो सबसे वर्तमान सबसे जो नया नशा है वो क्या है मालूम? मोबाइल का नशा। सुबह उठते ही आदमी ब्रश नहीं किया है, आंख नहीं खुली है और ऐसा बिहेव करता है मोबाइल का, अगर पता नहीं है जैसे जान जा रही है। आज से 10 साल पहले भी तो लोग जीते थे, और जब लोगों के पास मोबाइल नहीं था तो क्या करनी थी? एक अति आवश्यक सूचना, अगर मान लो गांव से बाहर है, उसको कोई तकलीफ हो गई है, तकलीफ मोबाइल से सूचना मिल जाती है। इसके अलावा आम आदमी जिंदगी मोबाइल की बहुत उपयोगिता नहीं, इसलिए और प्रत्येक बच्चा जो उसके दिमाग का मानसिक विकास होना चाहिए अपने आसपास की परिस्थितियों को सीखकर, वो मोबाइल के कारण वो विकास बच्चों को रुक रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि कम से कम 12 साल से कम बच्चे को 12 साल से कम बच्चे को मोबाइल उपयोग नहीं करने दें। महिलाएं हैं, घर का काम पूरा नहीं हुआ, मोबाइल देख रही है, मोबाइल खेल रही है, वो रील चल रही है, बिना मतलब वो रील चल रही है, और उसमें बिल्कुल वाहियात और ऊट-पटांग जो कमेंट्स आते हैं जिसमें अपने से बुजुर्गों की बेइज्जती की जाती है और बिना मतलब उबड़ बातें दिखाई जाती है, उसको हम बड़े अच्छे तौर पे लेते हैं और धीरे धीरे वो हमारे आचार व्यवहार में आ जाता है, और कहीं न कहीं परिवारों में लड़ाई का घर है वो रहा मोबाइल। उसके अलावा जो नवयुवक लड़के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो मोबाइल पे गलत चीज़ें देखती हैं जिससे उनका ध्यान भंग होता है और वो कुछ ऐसे कृत्य करते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है कि अपने आसपास छोटे बच्चों को बिल्कुल मोबाइल मत दें, बड़े लोग मोबाइल का उपयोग सीमित मात्रा में करें। लोग ऐसा नहीं कह रहे कि मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, पर वो हमारे मतलब हमारी आदत न बन जाए। जैसे कि इन्होंने बताया ये व्यक्ति सिगरेट पीता है या वो शराब पीता है, तो जो शराबी होता है जैसे दिन ढलता है उसका ध्यान सब काम चढ़ जाता है, वो ध्यान रहता है यार 6 बज गया तो चलना है। या सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, कुछ भी काम कर रहा है, 10 मिनट 20 मिनट बाद लगता है तो कहा भैया 10 मिनट। और ये दोनों चीजें आज की डेट में सबसे बड़ी सामाजिक बुराई, और तीसरी जो सबसे बड़ी बुराई हो गई है, क्योंकि सिगरेट या शराब किसी एक व्यक्ति को बुलाता है, अपने उसके परिवार को बुलाता है, और मोबाइल तो पूरे समाज को बर्बाद करने से जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका कम से कम उसका उपयोग करें पर उचित उपयोग करें, दुरुपयोग न करें। अब ये तो हो गई सामाजिक बात। 2 लाइन और कहूँगा क्योंकि पर्याप्त हो चुका है। आप में से किसी व्यक्ति को भी कानूनी रूप से कोई सहायता अगर की आवश्यकता पड़ती है और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपको समझ भी नहीं आ रहा कि इसका क्या उपाय है, हम इसके लिए क्या करें, तो इसी के लिए हर तहसील में उच्च न्यायालय ने और उच्चतम न्यायालय ने
तहसील विधिक सेवा समिति गठन किया है, जिसके अंतर्गत हमारे ये DLO साहब बैठते हैं। वहाँ पर एक वकील साहब की टीम होती है और आपको केवल सादे पेपर में अपनी शिकायत लिख के वहाँ देना है। उसमें कोई फीस नहीं है, 1 रुपया चार्ज नहीं है, और उस शिकायत को संबंधित विभाग को भेजना और उस वकील से आपको बताना कि वास्तव में आपको कहाँ जाना है। क्यों? क्योंकि हर घर में जिस तरह सबका काम फिक्स है, भाई पिताजी खाना नहीं बनाएंगे, खेल नहीं आएगी, माँ खाना बनाएगी, है ना, बच्चा खेलेगा। अब जैसे इन्होंने कहा किसी ने कि हमारे बच्चों को नौकरी मिली, नौकरी देने का काम कार्यपालिका का है, न कि न्यायपालिका का। पर हमको ये मालूम नहीं है कि नौकरी मांगना कहाँ पर, किसी को तो हम यहाँ बोल रहे हैं यहाँ पर कि नौकरी दिला दो, नहीं अम्मा कुछ अभी कुछ और कर रही थी, खेत में पानी नहीं। तो नहर की समस्या के लिए जल संसाधन विभाग बना हुआ है। उसका जो ई होता है, उसका हर सरपंच को के पास उसका लेटर जाता है समय से, और सरपंच जो कोतवाल की जवाबदारी होती है कि जो गांव से नहर निकली है वो नहर को नुकसान न पहुंचे। ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, पर अगर ये हमको ये सब चीज मालूम रहेगी कि हमको किस प्रॉब्लम के लिए किसके पास, आप जैसे मान लेते बिजली नहीं, आप बिजली नहीं तो उसका कुछ करेंगे नहीं, आप कहाँ जाना पड़ेगा बिजली विभाग, पर बिजली विभाग